Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, as always, Faiza Nadeem is wishing and praying and hoping that all of you are healthy and wise. All of you are concerned with your salah and are obedient to your parents. But among all the activities of life, do not forget your academics. बहुत important है पढ़ना और सबसे ज़्यादा इंग्लिश पढ़ना. एक स्केड्यूल बनाओ, उस स्केड्यूल को फॉलो करो ताकि आप अपना रिवीजन टाइमली कंप्लीट कर लो और एग्जाम से पहले आप हर चीज़ एटलीस्ट 2 दफ़ा रिवाइज कर चुके हो. आपका रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. क्या करेंगे हम आज? आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ. जी मेरे बच्चों, what is the board telling you? The board is telling you that we will do the reading comprehension of Unit 5, The Rain. The Rain is a poem which is written by W.H. Davies. ठीक है? Reading comprehension में हम करेंगे question answers और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट मेटाफर्स और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज इज अबाउट पर्सोनिफिकेशन. मेटाफर्स और पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं उनको करने से पहले एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आपको आते हैं 8 क्वेश्चंस इन योर सब्जेक्टिव पेपर. उन 8 क्वेश्चंस में से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से भी 5 और हर जवाब कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स. यानी आपको टोटल 2 into 5 10 मार्क्स मिलते हैं अगर आप इनका जवाब सही से लिखते हैं. अब सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने थोड़ा सा डिटेल में जवाब लिखना है. आपका मुकाबला खाली आपकी क्लास से नहीं है बच्चे, पूरे लाहौर से है. अगर आपने सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड या 3 वर्ड आंसर लिखा और किसी और बच्चे ने पूरा फ्रेज्ड आउट आंसर लिखा तो जो आपका एग्जामिनर है वो ऑब्वियसली उसको 2 on 2 देगा और आपको लेस एफर्ट की वजह से 0.5 या 1 on 2 देगा. तो अपने आप को इस तरह से मत मार्क करो, अपने आप को इस तरह से मत पनिश दो. पूरा कंप्लीटली फ्रेज्ड आउट आंसर लिखो. समझा दिया मैंने. अब मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हेल्पिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, इनको कंस्ट्रक्ट करना सेंटेंस में आपका काम है. अब आप ग्रेड 10 में आ गए हो, बच्चे नहीं हो, ठीक है? तो आप इन वर्ड्स और सेंटेंसेस की वजह से, वर्ड्स और फ्रेजेस की मदद से अपने कंप्लीट सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करो और उसको अपने आंसर में लिखो. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट हियर? हमेशा आपका आंसर जो होता है वो क्वेश्चन के अल्फाज को सिलेक्ट करके उससे शुरू होता है. The poet hears musical and rhythmic sounds of raindrops falling on the uppermost part of the tree. ठीक है? The poet hears musical and rhythmic sound on raindrops falling on the uppermost leaves of the tree. Right? Next is, what according to poet is a sweeter noise? According to the poet, the sound of raindrops falling on the leaves is the sweet noise. Third question, what will happen after the rain stops? The sun will come out after the rain stops. अब आप देखो मैंने हेल्पिंग फ्रेजेस सारे लिख दिए हैं और आपको वर्बली कंप्लीट आंसर दिया है. बेटे इसको लूज नहीं करना, इसको फौरन अपनी क्वेश्चन आंसर्स वाली कॉपी में या क्वेश्चन आंसर्स वाली नोट जो आपने रजिस्टर नोटबुक बनाई है उसमें नोट डाउन कर लो. हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन? द सन शाइन्स ब्राइटली. या आप इसको यू शुरू करो, ऐसे नहीं करो, यू शुरू करो. दैट आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट and shines brightly. It spreads its lovely and wonderful light all around the world. ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखो, इस तरह से फ्रेज आउट करके कंस्ट्रक्ट करके सेंटेंसेस इस आंसर को लिखो. मैंने आपके साथ 4 आंसर्स डिस्कस किए, ये टोटल 6 आंसर्स है. लेट मी डू द रेस्ट ऑफ द 2 आंसर्स एज वेल.
How does the light fill the drops? ठीक है, the light fills each dark round drop equally. जब मैंने आपको पैराफ्रेज किया था तो मैंने आपको शैलो और डीप मीनिंग बताई थी, और मैंने आपको ये बताया था कि डीपली द लाइट इज बेसिकली द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी which spreads equally among all his creatures. What makes the scene lovely? The bright sun after the rain, which fills the entire area, which shines very brightly, make the scene look lovely. ठीक है, ये आपके बुक की कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा मैं आपके लिए लाई हूँ एडिशनल क्वेश्चंस. एडिशनल क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज से भी, आपके पास्ट पेपर्स से भी, और डिफरेंट नोट्स इधर उधर से जहाँ से मैंने कंसल्ट किए और जिधर से मैंने पिक किए. ठीक है, आपने एडिशनल क्वेश्चंस लाजमी कॉपी डाउन कर लेने हैं और इनके आंसर्स लाजमी लिख लेने हैं. पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर? द रिच लीव्स stand for the upper class of the society and the poor leaf stand for the lower class of the society. Do you like the sun coming out after the rain, and why? Yes, I love the sun coming out after the rain because the scene becomes absolutely fascinating and enchanting. All the trees and the leaves being washed or bathed with the rainwater gives a diverse green shades. ठीक है, they give very different green shades and this scene looks so enchanting, mesmerizing and lovely. Helping phrases are on the board and I've given you the complete answer. Let's move on to the next exercise of reading comprehension. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेटाफॉर्स. मेटाफॉर्स बेटा क्या होते हैं? मेटाफॉर्स वो होता है जब आप दो चीजों को कंपेयर करें. हाँ, सिमील भी होते हैं. सिमील वो होते हैं जिसमें आप लाइक और एज यूज करें. मेटाफॉर्स वो होते हैं जिसमें आपने कोई लाइक या कोई एज यूज नहीं किया हो. ठीक है, लेकिन आपने दो चीजों को कंपेयर किया हो. अब वो उनकी लिटरल मीनिंग में नहीं यूज होते. ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम वेयरिंग अ रिस्ट वॉच विच इज एज वाइट एज स्नो, तो ये सिमील हो गई. ठीक है, माई रिस्ट वॉच वर्क्स लाइक अ क्लॉकवर्क क्लाउन. अब ये क्लॉकवर्क क्लाउन क्या होता है? जिसको आप चाबी देते हो टक 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 चलता है. ठीक है, तो ये रिस्ट वॉच भी मेरी उसी तरह चलती है. इसको मैं चाबी देती हूँ और ये टक 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 चलती है. ठीक है, मैंने दो चीजों को कंपेयर किया, पहले सिमील और फिर मेटाफॉर. ठीक है, आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. जुनेद इज एन ऑक्स. एन ऑक्स, इसका क्या मतलब है? जुनेद इज डेफ, जुनेद इज वीक या जुनेद इज स्ट्रॉन्ग. ऑक्स क्या होती है? बैल. बड़ी ईद पे जब हम बैल लाते हैं तो वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, है ना? तो जुनेद इज स्ट्रॉन्ग, नीदर वीक नॉर डेफ. कभी आपने सुना है बहरी गाय थी या बहरा बैल था? नहीं होता ना इसे. अल्हम्दुलिल्लाह. वहीद इज अ रियल काउच पोटैटो. इसका क्या मतलब है? वहीद इज लेजी, वहीद इज ऑलवेज बिजी विद सम एक्टिविटी, या वहीद लाइक्स टू गो आउट एंड प्ले. कौन होते हैं काउच पोटैटोज? जो काउच पे बैठ के चिप्स खाते रहते हैं. ठीक है, तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं लेजी पीपल. How many of you are couch potatoes? मेरे पास यहाँ पर कितने couch potatoes present है? मुझे पता है सबकी अम्मियाँ यही कहेंगी कि सब couch potatoes है ना? So, couch potato means being lazy. These are 2 and I have 5. So, let's move on to the third statement. Third statement, Shahid is a volcano. मैंने अंडरलाइन ही नहीं क्या था, मैं भी कर देती हूँ. Shahid is a volcano. After hearing his brother borrowed his car without permission. अब इसका क्या मतलब है कि Shahid is angry. Shahid lives in Japan और Shahid has a conical head. उसका वोल्केनो की तरह का हेड है. He is angry. जैसे वोल्केनो इरप्ट करते हैं ना, भड़ 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 भड़.
ठीक है, सबसे ज्यादा वोल्केनोज जापान में होते हैं, दैट इज अ फैक्ट, बट शाहिद इज नॉट living in Japan, he is living in Lahore, right? And he is a volcano because he gets really angry when his brother borrows his car without his permission. Lubna is the apple of her father's eye. Idiom है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Lubna is loved by her father. Lubna has an apple tree, or her father is mad at her. Lubna is the apple of her father's eye का हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके अब्बा जी उस पर गुस्सा है. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि लुबना के पास एक एप्पल ट्री है उसके ग्राउंड में, उसके बाग में, उसके ऑर्चर्ड में. इसका मतलब ये है कि लुबना इज लव्ड बाय हर फादर. Maria was feeling blue after her cat was hit by a car. आपकी पेट कैट को कोई कार हिट कर जाए तो आप क्या फील करोगे? फीलिंग ब्लू. कैसा होगा वो? You didn't like cars? What you are feeling is that you don't like cars? You were sad or you were wearing a blue frock. आप सैड होगे, शदीद किस्म का सैड होगे. तो Maria was sad. Maria didn't like cars or Maria was wearing a blue frock is incorrect. Faraz is a giant in his class, towering a foot over his classmates. Giant का मतलब क्या होगा? Faraz is short. Faraz is from a fairy tale, Jack and the Giant, or he is tall. Tall. When you say giant, you mean that he is quite tall. ठीक है? अब हमने इसमें मेटाफोर फाइंड आउट करने हैं आपकी पोएम में. आपकी पोएम में कौन से मेटाफर्स यूज हुए हैं? आपकी पोएम में मेटाफर्स यूज हुए हैं अपर क्लास और लोअर क्लास के लिए. कौन से? वो है रिच और पुअर लीव्स. सो व्हाट डू रिच एंड पुअर लीव्स सिंबलाइज? Rich leaf symbolizes the upper class of the society and the poor leaf symbolizes the lower class of the society. ठीक है? ये मेटाफोर आपकी पोएम में यूज हुए हैं, याद रखना. हो सकता है कि ये भी सवाल आ जाए, इसलिए हर पॉसिबल ऑप्शन में आपके साथ करती हूँ कि आप कहीं से मार्क्स लूज ना करें. इस आइडेंटिफाई द मेटाफोर के 2 क्वेश्चंस और हैं. लेट्स डू दोस. जी, what do poor leaves stand for? मल्टीपल टाइम्स हम ये कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आपको वर्बली कह देती हूँ that poor leaves stand for the lower class of the society. ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the sun symbolize? रिकैपिचुलेट करो मेरा पैराफ्रेजिंग वाला लेक्चर. मैंने आपको कहा था कि सन सिंबलाइज करता है ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, गुड टाइम्स. ठीक है? बेहतर वक्त. और बेहतर वक्त कब से आता है? बेहतर वक्त तब आता है जब रब्बुल आलमीन हमसे खुश होके हमको अपनी नेमतों से नवाजते हैं. ठीक है? तो ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इज बीइंग सिंबलाइज्ड बाय द सनलाइट. मेरी आपको सजेशन ये है कि अल्लाह ऑलमाइटी की जगह अल्लाह सलवात व ताला लिखिएगा, SWT. ठीक है? नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन भी सिमिलर या मिलाने वाली होती है. हम क्या करते हैं? हम जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी नॉन ह्यूमन थिंग को देते हैं तो हम उसको कहते हैं द यूजेज ऑफ पर्सोनिफिकेशन. आपके जो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफॉर्स हैं ये यूजुअली पोम्स में यूज होते हैं. ठीक है? जस्ट टू मेक the poem look interesting, sound interesting, and for the readers to make it fascinating. ठीक है? ये होती है फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज जिसके अंदर आपकी लिटरल मीनिंग उसके प्रिज्यूम्ड मीनिंग से डिफरेंट हो.
लिटरल मीनिंग कुछ और कह रही हो, लेकिन वहां पर उसका यूजेज उसको बिल्कुल किसी और लाइन पे, किसी और तर्ज पे बता रहा हो, ठीक है, तो वो आपकी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है. विच ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड इन द पोएम. पोम में आपकी कौन सा ऑब्जेक्ट पर्सोनिफाई हुआ है? लीव्स are the object that are personified in the poem. And which human trait is given to that object? The drinking of water. The leaves drinking rainwater is basically the personification that is being given to the leaves. हम तो पानी पी सकते हैं बच्चे, क्या दरख्त के पत्ते पानी पी सकते हैं? नहीं, उनकी तो जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और वो सप्लाई करती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इतनी साइंस तो हमको आती है. लीव्स क्या करते हैं? वो ट्रांसपायर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. लेकिन यहाँ पर फोर्ट ने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है आपको ये बताने के लिए, ये कहने के लिए कि बारिश का पानी गिर रहा था और दरख्त के पत्ते गड़प गड़प उसको पी रहे थे. ठीक है, कितना खूबसूरत उन्होंने उस पूरे माहौल को आइडेंटिफाई किया है. क्विक रिकैपिचुलेशन कर लिया आज के लेसन की. आज हमने किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ यूनिट 5 द रेन. उसमें हमने किए क्वेश्चन आंसर्स दैट वर प्रेजेंट इन द बुक और हमने की मेटाफॉर्स और पर्सोनिफिकेशन. रिवाइज किया हमने मेटाफॉर्स, पर्सोनिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को और फिगरेटिव लैंग्वेज को. इस सब को अपनी कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, जब तक कि मैं आपको अपने अगले लेक्चर में ना मिलूं. मुझे दुआओं में याद रखना. पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना, नमाज का एहतमाम करना और मेरे सारे लेक्चर्स को रिलीजियसली नोट्स बना लेना. ठीक है, ताकि इंग्लिश में फुल मार्क्स आए. अल्लाह हाफिज.